चलिए, तो यह आपकी ज्योग्राफी में 5वीं क्लास रहने वाली, और हम पढ़ रहे थे ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर ग्रहों की उत्पत्ति के लिए। और इसमें लगभग हम पहुंच गए थे, सौर मंडल को समाप्त कर दिया था, सूर्य को पढ़ लिया था, और उसके बाद ग्रह उपग्रहों पर पहुंच चुके थे। और हमने ग्रह पढ़े थे कि ग्रह कितने होते हैं, तो 8 ग्रह पढ़ लिए थे। कोई 9 बोल रहा था, अभी 7 बोल रहा था। 8 ग्रह पढ़ लिए थे, यानी कि 8 ग्रहों को पढ़ना है और साथ में पढ़ना है ग्रहों के साथ उपग्रहों के। सूर्य का जो चक्कर लगाए कोई पिंड, तो वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। मूर्ख कहीं के, अगर सूर्य का यदि चक्कर लगा रहा है कोई पिंड तो वो है ग्रह, और ग्रहों का चक्कर यदि कोई लगा रहा है तो वो है उपग्रह। वो क्या है? उपग्रह कहलाता है। इतना अपन पढ़ के आ चुके थे, अब इसके आगे का अपन देखने वाले। कहां था? यहां तक पढ़ा दिए थे। अच्छा, ग्रह पढ़ लिए थे कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के पढ़े थे? 2 प्रकार के पढ़े थे। एक का बोलते अपन पार्थिव ग्रह, एक को बोलते आंतरिक ग्रह। मूर्ख कहेंगे बाहर ग्रह। हाँ, पार्थिव को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और दूसरे आपके जोबियन, या फिर उनको बोलते हैं हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं, बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। इनको 4-4 के भाग में बांट के पढ़ते हैं अपन। 4 ग्रह यहां करेंगे, 4 ग्रह वहां करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में पाई जाती है एक उल्का पिंडों की बेल्ट, और उस बेल्ट से दोनों भाग डिवाइड हो जाते हैं। अब क्या हो जाते हैं? तो पक्ष पक्ष में बट जाते हैं, जिनमें 4 पार्थिव होते हैं, 4 जोबियन आ जाते हैं। पार्थिव ग्रह किन्हें कहा जाता है? शुरुआती 4 ग्रहों को, या हम बात करें पृथ्वी से समानता रखने वाले ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह वह होते हैं जो कि बृहस्पति से समानता रखते हैं, और ज्यादातर गैसीय पिंड होते हैं, इनमें ज्यादातर गैस की मात्रा पाई जाती है, वो कहलाते हैं बाहरी ग्रह या जोबियन ग्रह कहलाते हैं। इतना अपन पढ़ लिए थे। आपके पार्थिव ग्रहों में 4 ग्रह शामिल होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और मंगल भवन या अमंगल, मंगल भवन या मंगलहारी अमंगलहारी होते हैं। अपन सीधा बोलते जाते, मंगल भवन अमंगलहारी नहीं बोलते, मंगल भवन मंगलहारी। मंगल हार जाएंगे तो फिर क्या मतलब निकला? अमंगलहारी होते हैं वो। अमंगल मतलब बुरे काम को हरने वाले हैं। जोबिन ग्रह आपको बता दिए, जोबिन ग्रह आपके 4 होंगे आपका, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण नीला होता है। अब सुनना जरा, जब कभी भी ब्रह्मांड से कोई प्रश्न बनता है और उसमें पूछा जाता है बताएं कि ब्रह्मांड में नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है पृथ्वी को। मूर्खों, वरुण को नहीं बोलते, यही तो आपको समझा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। और आपसे पूछा जाए कि बताएं सौर मंडल में सबसे बाहरी नीला ग्रह कौन सा है, तब आता है आपका कौन सा? वरुण आता है। ये एकदम से नीला है, वही वाला बिल्कुल डार्क वाला नीला। और पृथ्वी नीली नहीं है, मुख्य रूप से आसमानी है कि नहीं? नारंगी तरह की है, आसमानी भी तो नारंगी तरह है। अब आएंगे उपग्रहों पर। उपग्रह क्या होते हैं इनको देख लेते। उपग्रह भी देख लिए थे क्या? देखे थे कि नहीं? नहीं देखे तो आज से उपग्रह देखना है अपने को, है ना? तो चलिए जरा, अब उपग्रहों को अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी का, या फिर हम बात करेंगे किसी भी ग्रह का चक्कर यदि लगाते हैं तो वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है? जैसे इनके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं, तो क्या ग्रहों के पास होते हैं? ग्रहों के पास ऊष्मा प्रकाश होती है? नहीं होती है। चाहे वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे वो किसी प्रकार का आकाशीय पिंड हो, सूर्य के अलावा किसी के पास खुद की ऊष्मा ना ही खुद का प्रकाश होता है। ये सब सूर्य के ऊपर निर्भर होते हैं प्रकाश और ऊष्मा के लिए। ठीक है? तो इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं। ये अपने निकटतम तारे से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, किंतु ये परिक्रमा अपने निकटतम ग्रह की करते हैं। बिल्कुल सत्य। सूर्य से तो लेंगे प्रकाश, लेकिन परिक्रमा किसकी करेंगे? अपने ग्रह की। भले वो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। इनडायरेक्टली तौर पर तो बात देखा जाए तो भाई सूर्य के साथ, या हम बात करें ग्रह के साथ सूर्य की परिक्रमा, तो उपग्रह भी कर रहा है, लेकिन वो अपने पहले किसकी परिक्रमा करेगा? ग्रह की परिक्रमा करेगा, फिर जाके ग्रह के साथ मिलकर किसकी? सूर्य की परिक्रमा करेगा वो। उपग्रहों को 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक उपग्रह, और दूसरे होते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वही है जो हमारे इधर से सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं, हमारे इधर से भेजे जाते हैं रॉकेट के माध्यम से। भारत का जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है कर्नाटक, सॉरी माफ करना, बेंगलोर में। कहां रहेगा? बेंगलोर में मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से जितने भी सैटेलाइट हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। और सैटेलाइट भेजने के लिए अगर कोई जगह है भारत में तो वो है आपका श्रीहरिकोटा।
जो पड़ती है कहां पर, तो तमिलनाडु में, सॉरी माफ करना, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, ठीक है कोई बात नहीं, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी आपको। वहां से इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है, अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। अब प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से होंगे उनको देखो। तो पहला चंद्रमा, यह किसका है, पृथ्वी का उपग्रह। दूसरा आपका फोबोस, ये किसका है, फोबोस और डीमोस किसके, ये दोनों बताए थे मैंने, मंगल के, मंगल के फोबोस और डीमोस, जिसमें से डीमोस पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह था। मूर्ख, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर कोई पूछा जाए तो कौन सा है आपका, डिमोस है, ठीक है। डेबोस नहीं बोल देना कि डेबोस, डिमोस है, ठीक है, डेबोस हो गया। तो ये टाइटन आदि प्राकृतिक उपग्रह यहां पर स्थापित किए गए, यहां पर देखने को मिलेंगे। टाइटन शनि का है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है। तो पहला कौन है, पहला गैनीमीड, जिसे हम गैनीमीड बोलते हैं, ज्ञानीमीड बोलते हैं। यह है आपका बृहस्पति का, बृहस्पति का सबसे बड़ा या सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कहलाता है बृहस्पति का उपग्रह, उसी का उपग्रह। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, गैनीमीड नाम है उसका, गैनीमीड लिखा नहीं उसमें, बस और कुछ नहीं, पर यह सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। कृत्रिम उपग्रहों की यदि बात करी जाए कि किन्हें कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह, बात नहीं करें प्लीज, तो ये मानव निर्मित होते हैं और संसार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के लिए कार्टोसैट, एडुसेट और आर्यभट्ट, ये भारतीय उपग्रह हैं जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए थे ग्रहों के आसपास चक्कर लगाने के लिए, ग्रहों संबंधी आंतरिक और बाह्य जानकारी को लेने के लिए। जैसे आर्यभट्ट किस पर छोड़ा गया, एक उपग्रह था, किसके लिए छोड़ा गया था, अंतरिक्ष में हमारे मौसम संबंधी जानकारी हमें देता है। जब भी हम डालते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, उधर से आ जाता है कि ना ना मुन्ना ना, आज बारिश नहीं होगी है। इधर अपन ने डाल दिया कि बताएं आज मौसम कैसा रहने वाला है, ओले पड़ेगी कि नहीं, उधर से बोल दे कि मूर्ख है क्या, गर्मियों में ओले पड़ रहा है, हाँ आज बादल के साथ धूप भी खिली रहेगी, इतने डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। ये सारी जानकारी जो देता है वो यही भाई देता है, आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है जो ऊपर छोड़ा हुआ है अपन ने, उसी के माध्यम से अपने को ये जानकारी मिलती है। अब देखेंगे अपन जरा, तो आपके प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रहों की। प्राकृतिक उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ये अपन पढ़ के आगे, प्राकृतिक उपग्रह ग्रहों का चक्कर, और जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो क्या है आपके, तो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं ग्रहों के आसपास। तो ये हो गए आपके कृत्रिम वाले, जो जानकारी हमें भेज रहे हैं, उधर से वो क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, चीजों का एनालिसिस करते हैं, फोटो वगैरह हो गया, हर एक चीज हमें भेजते थे, इधर हम उन संबंधी जानकारी एकत्रित करते रहते हैं, ठीक है। अब सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है तथा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दिया कि शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। पहले थे, सूर्य को लगा कि भाई ये जो है ये बहुत काम के, थोड़ा भूख लगी इनको खा लेता हूं, तो दोनों को अपने पास बुलाया और चकर चकर करके खा लिया। तो मतलब दोनों क्या हो गए, तो उपग्रह रहित हो गए। तो कभी पूछा जाए सौर मंडल के कौन मात्र 2 उपग्रह हैं जो उपग्रह रहित हैं, तो दोनों के नाम आपको बता देने हैं। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है, 146 है, जिनमें से मान्यता भले कुछ को है लेकिन 146 उपग्रह है, ठीक। अब चूंकि ये पीडीएफ समाप्त नहीं हुई, इतना वो नहीं करना शोर शराबा, अपन आते हैं अगली पीडीएफ पे, इसके आगे की पीडीएफ है। ये तो बस थोड़ी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि यह जो वीडियो जो भी डाली जाती है, पीडीएफ या वीडियो आपको कहां मिलेगी, तो आप जा सकते हैं एमजी क्लासेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सॉरी मैं आपका ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम रहने वाला है एमजी क्लासेस प्रदीपुर। यहाँ पर आपको फाउंडेशन बैच से संबंधित जितने भी वीडियो बनाई जाती हैं वो सारी की सारी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। यदि कोई भी जिस भी विद्यार्थी की अभी तक की जो भी कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो आपका जीके में हो, उधर जाने के बाद आप इन पीडीएफ्स को उस वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और यहाँ पर पीडीएफ आपको जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है मिल जाएगी। चूंकि अस्थायी रूप से तो कुछ दिनों के लिए इसे बंद करके रखा गया है, कुछ दिनों की ही बात है और कुछ नहीं। वो जो नीट का एग्जाम हो रहा है उसके लिए, लेकिन मूर्ख कहीं के बताओ, वो नहीं कहते कि ऐसा होता है कि हाँ 2 पार्ट के बीच में, मतलब कि गेहूं के चक्कर में जो उसमें कीड़े वगैरह रहते वो पिस जाते हैं, और ऐसा ही हुआ इसके साथ। हाँ गेहूं के साथ में घुन पिस जाता है। हाँ वेरी गुड बेटा, ये लड़कियां ये चांद पे जाएंगी आगे चल के। यहां देखो, तो ऐसा ही हुआ है टेलीग्राम के साथ। लड़ाई थी,
स्टूडेंट और सरकार के बीच में। उन्होंने कहा टेलीग्राम तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। क्यों? इसी से सब होता है। परंतु ऐसा नहीं है भाई, उसका कोई ऐसा दोष नहीं। जब तक कोई डालेगा नहीं वहां पर कैसे पहुंच रही चीजें, और जब तक डालेगा नहीं पहुंचेगी नहीं। तो डालने के लिए पहले होना चाहिए उसके पास, तो होने के लिए पहले उसके पास आना चाहिए। तो आई कहां से? मेन मुद्दा तो यह था कि आया कहां से ये चीज। फैलना एक अलग चीज है, लेकिन आया कहां से, लीक कैसे हुआ, किसी को मिला कैसे, वो चीज महत्वपूर्ण होती है कि नहीं। बेचारा टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए मौन धारण करके बैठ गया है, पर 23 तारीख से दोबारा से चालू हो जाएगा। दोबारा से पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर उपलब्ध होने लग जाएंगे। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रहने वाला है, इंस्टाग्राम जो रहेगा MG क्लासेस ऑफिशियल। यहाँ जाने के बाद आपको किसी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार के प्रश्न उत्तर आपके हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। वहां रिप्लाई करने के लिए मैं स्वयं बैठा हुआ। आपका मैसेज आते से उधर से हेलो हाय हो जाएगी। आपको बस बोलना है कि हाय, इधर से भी अपन हाय बोल देंगे, ठीक है। तो अगर कोई सवाल जवाब हो तभी करना है। ऐसा नहीं कि भैया हेलो, इधर से हेलो, उधर से हाय, फिर हेलो, यही कर रहे। हेलो हाय चल रही है कुछ बोलो ही नहीं। तो ये आपका इंस्टाग्राम होने वाला है। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल आपका, इस पर जुड़ सकते हो। अभी फिलहाल में आपकी प्रत्येक प्रकार की जानकारी आपको इसी पे उपलब्ध होने वाली है। उसके बाद एक चैनल है जो आपका MG क्लासेस पृथ्वीपुर अकेडमिक के नाम से रहेगा, जो 11, 12, 9, 10 ये जो सब्जेक्ट है या जो क्लासेस है इनके लिए इन पर वीडियो डाली जाती है। चलिए अब इसके आगे की क्लास अपन देख लेते हो। अब देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की क्रम देखेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। होता ना ऐसा कि भाई अपन ने पढ़ा था अभी सौरमंडल में ग्रह पड़े। अब ग्रह पड़े तो सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन सा ग्रह, तो स्वाभाविक है वही ग्रह हैं जो सौरमंडल में अपन पढ़ के आए। जैसे सूर्य से दूर, क्या कर रहा है बेटा है इधर। तो सूर्य से दूरी के क्रम अनुसार यदि हम ग्रहों की बात करेंगे तो सबसे पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब कभी कभी क्या होता है कि ये तो होता सरल तरीका। अब पूछा जाता है कि बताएं सूर्य के उल्टे क्रम में ग्रहों के चौथे नंबर के बाद पांचवा ग्रह कौन सा आता है। ऐसे प्रश्न आने लग गए। तो हम बात करेंगे कौन सा आता है चौथे नंबर के बाद पांचवा ग्रह। पृथ्वी है, मंगल है भैया। इधर से आएंगे वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, तो चार के बाद पांचवा कौन सा है, मंगल। ऐसे प्रश्न पूछे जाने लग गए। पूछा जाता है कि बताएं भाई जो पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रहों में से कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं आगे के लिए, पृथ्वी को छोड़कर। मंगल, मूर्ख कहीं का। शुक्र पर जाएंगे तो बल्कि आएंगे आलू की तरह, इधर से जाएंगे बड़े हट्टे कट्टे आलू की तरह ना, देख लेंगे। उधर से जाएंगे यूं, केवल ऊपर का छिलका छीलना पड़ेगा, सारी खाल निकल जाएगी बाहर। क्यों? प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आती है, देखे, इसलिए उसमें क्या है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनती है। यानी बहुत गर्मी, अत्यधिक गर्मी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो उधर नहीं जाना, शुक्र पर तो जाने की संभावना है ही नहीं। ये मान के चलिए शुक्र और बुध, इन दोनों पर तो जीवन की संभावना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों? बुध पे तो आप किसी भी प्रकार से चल जाओ, उधर से लौट के आना ही, लौट के तो आना ही नहीं है, मैं बोलो आना है, ये केवल जाना होगा, आना तो होगा ही नहीं। जाओगे दिन में तो राख हो जाओगे, जाओगे रात में तो पत्थर बन जाओगे, बर्फ बन जाओगे भाई इतनी, क्योंकि क्या है, सर्दी पड़ने वाली। तो रात में पत्थर बन जाओगे तो जिंदा रहोगे का है, लाश बन जाओगे। सुबह जैसे गर्मी पड़ेगी तो राख बन जाओगे चलिए, तो सूर्य से दूरी के अनुसार के ग्रहों की बात करी जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वही क्रम रहने वाला है। अब आएंगे आगे। अब देखो जरा, अब इसमें से सबसे पहले ग्रह पे अपन आते हैं। इनमें से ग्रहों को पढ़ेंगे। अब सीधा यहां से ग्रह स्टार्ट हो चुके आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रहों को अपन को पढ़ना रहेगा। हर एक ग्रह का अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे और क्या इनका कलर वगैरह होने वाला है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि यह सौरमंडल में क्या महत्व रखता है, कोई भी ग्रह हो अगर उसको, ठीक है। तो पहला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। चलिए इसका अपन शुरुआत करेंगे कि इसका नामकरण रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर हुआ था। कहते हैं कि रोमन संदेश वाहक एक देवता हुआ करते थे। अब संदेश वाहक देवता से तात्पर्य है कि जो रोमन साम्राज्य या रोमन जगह है उसमें ईसाई लोग रहते हैं, उनके देवता कौन है, ईसा मसीह। अब ईसा मसीह कौन है, तो एक पैगंबर के तौर पर माना जाता है उनको। किसके तौर पर, पैगंबर। पैगंबर का मतलब होता है संदेश भेजने और संदेश लेने वाला, उसे हम पैगंबर बोलते हैं। पैगाम होता है ना, पैगाम, प्यार का पैगाम दे के आ कबूतर जा
वो वाला जो पैगाम है, पैगाम माने चिट्ठी या फिर कोई संदेश, तो वो जो संदेश होता है, पैगाम होता है, वो भगवान का पैगाम, ईश्वर का पैगाम जो जनता तक पहुंचा है उसे कहा जाता है पैगंबर। तो जो ईसा मसीह थे वो पैगंबर हुआ करते थे। जो इस्लाम धर्म में जो हजरत मोहम्मद साहब हुआ करते थे वो भी एक पैगंबर थे, जिन्हें हजरत मोहम्मद साहब कहा जाता है या पैगंबर कहा जाता है। दरअसल ये अपने आप को ईश्वर नहीं इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि हम ईश्वर के दूत हैं, पैगंबर हैं। तो कहते हैं कि एक संदेश वाहक देवता हुआ करते थे जो ईसा मसीह को भगवान का पैगाम लाते थे, फिर वो जनता तक पैगाम पहुंचाते। बीच में हुआ, उनका नाम था बुध। क्या नाम था? तो उन्हीं के नाम पर कहते इस ग्रह का नाम पड़ गया क्या? बुध पड़ गया। जैसे इस्लाम धर्म में जो हजरत मोहम्मद साहब होते हैं, उनके एक पैगंबर हुआ करते, उनके एक संदेश वाहक हुआ करते जिनका नाम था जिब्राइल। जिब्राइल हुआ करते थे, जिब्राइल और एक और थे जिब्रल करके थे, जिब्रल और जिब्राइल दो संदेश वाहक थे। तो ये लाते थे भगवान या अल्लाह का पैगाम देते थे हजरत मोहम्मद साहब को, वो बांटते थे जनता में। ये कभी भी हो किसी भी व्यक्ति के साथ अहित नहीं करना है। यदि आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप भोजन कर लें। अपने दान का 2% गरीबों में दान करें। हर वक्त दिन के पहरों में 5 वक्त की नमाज अदा करें। ये उनके पैगाम थे। कैसा करना? आपको क्या लगता है? इस्लाम धर्म सबसे, मैं मानता हूं कि सबसे रेगुलेट धर्म है। आप लोग भले सोचो या ना सोचो, लेकिन इस्लाम धर्म जितना रेगुलेट धर्म कोई नहीं है। उसमें इतने नियम कानून है कि उसमें हर एक चीज की निंदा की गई उसकी जिससे किसी चीज को अहित होता है। हाँ, उनमें कुर्बानी की थोड़ी क्या है तो ज्यादा विशेषता दी जाती है। कुर्बानी मतलब ये है कि चीजों को त्याग देना, चाहे वो कितनी ही प्रिय क्यों ना हो। इस कुर्बानी की उसमें ज्यादातर महत्व दिया गया। कहते कि एक व्यक्ति हुआ करते एडम, एक पैगंबर हुआ करते थे शुरुआत में, जिनका नाम हुआ करता था एडम। एडम को कहते कि अल्लाह का एक दिन जिक्र हुआ, अल्लाह का एक दिन स्वप्न आया। उन्होंने कहा कि आप मुझे वो वस्तु कुर्बान करें या वो वस्तु दें जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो कहते कि वो दूसरे दिन जब उठे तो उन्हें लगा कि यार सबसे प्रिय वस्तु क्या है हमारी। कहते कि उनके साथ उनका लड़का था जो उन्हें बहुत प्रिय था। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मांगा हुआ तो इसे कुर्बान कर देना चाहिए। कहते कि उन्होंने अपने लड़के को कुर्बान करने की सोची, लेकिन कहते उतने में फिर अल्लाह आ जाते हैं और कहते उनसे कि मैंने बस त्याग की भावना को आपके अंदर जागने की बात की थी कि आप कितने ही परिस्थितियों, कितना ही कुछ हो जाए, अगर आपसे कहा जाए कोई बहुत प्रिय वस्तु है वो त्यागने की बात आए तो तुरंत आपको क्षण भर ना लगे आप उसको त्याग दो। ये त्याग की भावना उन्होंने प्रेरित की थी। ये नहीं कहा था कि बलि दो, कुर्बानी दो, ये हत्याएं करो, ये सब नहीं था उसमें। बस एक कुर्बानी का एक माध्यम होता है उसमें, और कुछ नहीं होता। आप सोचो कि हाँ अच्छा एक चीज समझना, क्या होता है सांप्रदायिक जब मुद्दे उठते तो ऐसी बातों से उठते हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद पर बकरे काटे जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं में तो बलियां दी जाती हैं। बलि एक प्रथा है जिसमें जानवरों की बलि दी जाती है? भैंस की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है? मंसिल माता इधर बरुआ सागर आप लोगों ने सुना होगा, वहां बकरे की बलि दी जाती है। हाँ, बुकज्जा की बलि, बकरे की नहीं भैया, बकरी की बलि दी जाती। ठीक है, खुश, ठीक है। तो उधर बकरे की बलि दी जाती है। जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति वहां पर आए और कहे कि ये तो गलत हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज फलाना ढिमका। अब वो प्रथा है, वो क्या है, प्रथा चली आ रही, परंपराएं चली आ रही। और आस्था बहुत जल्दी नहीं बदलती है किसी की भी हो। परंपराएं बदल जाती हैं, प्रथाएं बदल जाती हैं, पर यदि धार्मिक आस्था है किसी की, वो बदलने में बहुत समय लगता है। आप किसी देवता को, किसी भगवान को यदि मानते हो तो उसके पर जो आस्था रखते हो वो आस्था आपकी बदलने में बहुत समय लगता है। प्रथाएं आप बदल लोगे, कि तरीका बदल लोगे चीजों को करने का, लेकिन वो नहीं बदल दोगे। लेकिन है आस्थाएं कभी नहीं बदलती है, बिल्कुल सच। अगर आप किसी पर भी अपना इमोशंस अटैच हो किसी व्यक्ति से, वो बहुत समय लगता है चीजों को बदलने में। मतलब बदलती नहीं, एक तो ये रहता है। बदलती है, चलो इधर आ जाओ। ये किसके नाम पर है? मतलब पैगंबर? क्या बोल क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये चीजें देखिए जरा, बुद्ध का नाम किसके नाम पर पड़ा था? ये दरअसल जो ईसा मसीह हुआ करते थे उन्हें एक पैगंबर हुआ करते थे, और उन पैगंबर का नाम था बुद्ध। और उन्हीं के नाम पर क्या वो संदेश वाहक कहलाते हैं। पैगंबर मतलब संदेश वाहक, मैसेंजर कहलाते हैं, मैसेज को ले जाने वाले और लेकर आने वाले और पहुंचाने वाले। तो उनके नाम पर इसका क्या पड़ता है, नाम पड़ता है। ये देवता हुआ करते थे, देवता।
वही थे देवता। ठीक है, सौर, यह सौर मंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का तथा सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। ये हम सब जानते हैं, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो हल्का होगा, है कि नहीं, और सबसे सूर्य के करीब है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है, यानी कि यदि हम पृथ्वी को इसके साथ रखेंगे तो 18 बुध रखने पड़ेंगे, तब जाके पृथ्वी जितना उसका आकार हो पाएगा। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य ने निगल लिया था, है ना, जैसे हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे, ऐसे सूर्य ने बुध का उपग्रह निगल लिया था। वायुमंडल में, वायुमंडल ना होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता। अब ये सच है, देखो जरा, वायुमंडल रहेगा तो ऊष्मा अगर आएगी तो बहुत टाइम बाद बाहर निकलेगी, और अगर वायुमंडल नहीं है तो जितना आएगा उतना एक दिन में वापस भी चला जाएगा। अब यही होता है इसके साथ। कैसा होता है? देखो जरा, वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मैंने आपको बताया था 400 डिग्री, अब 420, 400 या फिर इतना लगभग में आपको बताया हुआ था। ये भी आपका लगभग में ही है कि 420 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है दिन का तापमान। किसका तापमान? दिन का तापमान बोला गया कि दिन में 420 डिग्री सेल्सियस है। आप सोचो जरा, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है इधर से एकदम हट्टा कट्टा, यूं जा रहा टहलते, उधर से पता चला राख भी नहीं मिल रही, क्यों? जाते सही जैसे ना होता किसी उड़ जाती सी हवा, ऐसे उड़ जाओगे, क्योंकि इतना तापमान ही होने वाला है। व्यक्ति को चलने की कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 तो बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब राख बनने के लिए मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो अपने को तपने लग जाते, अपन जलने लग जाते, चिकने लग जाते, चिकने जरने लग जाते हैं। तो क्लियर है, 50 डिग्री जैसे हुआ आप पर अगर कोई चीज गिरी तो आप उससे जल जाओगे, ठीक है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो सीधा बर जाओगे ठीक है, वो चीज जल के राख हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। तो और सोचो जरा, यहां पर कितना है? 420 डिग्री सेल्सियस यहां तो राख भी ऐसा कहेगी प्लीज मुझे भी जला दो मैं क्यों बची हुई। तथा रात में -180 डिग्री तापमान हो जाता है। अब बताओ, 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए माइनस तो बर्फ बन जाती है, ये हम सब जानते हैं। इधर हो गया 180 डिग्री सीधा। अब इतना माइनस अगर तापमान पहुंच गया तो उधर तो क्या होगा? पत्थर से भी पत्थर है तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सोच भी नहीं सकते हम कि भाई बुध पर रहेंगे कि नहीं, सोचने में भी मर जाएंगे लोग कैसे रहोगे बताओ जरा, देखे जरा, देखो दिखने में भले चांद सा दिख रहा है पर ये चांद नहीं है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये है बुध। इस पे गड्ढे गड्ढे क्यों दिख रहे हैं? देखो ये गड्ढे एकदम से, ये दरअसल उल्का पिंड ग्रह है इसके ऊपर, क्योंकि सूर्य के बहुत करीब है और सूर्य बुलाते ही रहता है हमेशा चीजों को, उल्काओं को पकड़ता रहता है। तो बेचारा बुध इधर उधर से घूमता फिरता, तुरंत आ जाता, उसी के ऊपर गिरते फिर सारे। वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात की घटना भी होती रहती है। ये भी सही है। देखो वायुमंडल यदि रहेगा, उल्का पिंड आ रहा तो क्या करेगा? वो बीच में जल जाएगा, तो उतना ज्यादा अंदर तक नहीं गिरेंगे। लेकिन वायुमंडल है ही नहीं, घर्षण किससे होगा? सीधा का सीधा उल्का पिंड इसके ऊपर गिरता है, और ऊपर गिरता है तो कई सारे इसमें गड्ढे नजर आते हैं, जिस कारण यहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर बन के दिए गए। कुछ हैं जिनमें से यहां बड़े क्रेटर, जो सबसे बड़ा क्रेटर है इसका नाम है कोरोलिस वेसिन। क्या नाम है? कहां जा रहे हैं? क्यों मजा नहीं आ रहा चलो इधर आ जाओ। तो सबसे बड़ा जो क्रेटर है या सबसे बड़ा जो गड्ढा है इसके ऊपर, उसका नाम है कोरोलिस बेसिन नाम है। अब देखो जरा, क्रेटर का मतलब क्या होता है? क्रेटर मतलब गड्ढा, पर कैसा गड्ढा? जो एस्ट्रोनॉइड से हुआ, ऐसा गड्ढा जो उल्का पिंड से हुआ, उसे हम क्रेटर बोलते हैं। उन्हीं से एक झील का निर्माण होता है जिसका नाम होता है क्रेटर झील। इनसे किसका निर्माण होता है? क्रेटर झील का निर्माण होता है। जितनी भी आपकी ऐसी झील हैं जो उल्का पिंड के गिरने के बाद उन गड्ढों से निर्मित हैं, उन्हें हम क्रेटर झील बोलते हैं। जैसे कि आपका कौन सा चिल्का झील, वो सॉरी माफ करना, लेगून, वो बुलर झील, शेषनाग झील, ये जो आपकी बड़ी बड़ी झीलें हैं जो, वो सारी की सारी क्रेटर झील का उदाहरण होते हैं। बहुत पहले गिरे होंगे पृथ्वी के ऊपर और हमारे भारत वाले हिस्से में। एक और है बुल्ढाना, महाराष्ट्र में पड़ता। महाराष्ट्र में अभी अभी कुछ दिनों, कुछ हजार सालों पहले की बात है, मात्र कुछ हजार साल पहले ठीक है, तो तब गिरा था एक कोई उल्का पिंड वहां पर, तो एक गड्ढा हो गया था वहां पर, बुल्ढाना नाम है, और वो झील आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, बुल्ढाना झील। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। अब सोचो जरा, 88 दिन में पूरा कर लेता है यूं, और पृथ्वी को कितना दिन लगता है? 365 दिन लगते कि नहीं? तो ये क्या करता है मात? हाँ बताओ। ये 88 दिन में पूरा कर लेता है, तो कहते हैं इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है, या सबसे जल्दी परिक्रमा लगा लेता है।
तो सबसे कम इसका क्या हो जाएगा, परिक्रमण काल हो जाएगा। छोटा है, पास में है, जल्दी ये परिक्रमा लगा लेता है। लेकिन सुनो जरा, 88 दिन में पूरा कर लेता है। यह सबसे तीव्रतम गति करने वाला ग्रह, सर्वाधिक जो कक्षीय गति वाला ग्रह भी यह हो जाता है, यानी कि सबसे जल्दी कक्षा में गति करने वाला ग्रह भी यही है। सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा लगाने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन होता है। लेकिन ये जब वो अपनी धुरी पे घूमने आता है तो कितने दिन में घूमता है, 58.6 दिन में वो ऐसा घूम पाता है ऐसे। और जब अगर सूर्य को घूमने गया तो 88 दिन में यूं करके आ जाए। सोचो जरा, अपनी धुरी पे घूमने में से कितना ज्यादा समय लग रहा है, बजाय परिक्रमण काल के। परिक्रमण काल भले वो कितने 88 दिन में कर रहा है, लेकिन खुद की धुरी पे भी तो घूमने में कितना दिन लग रहा है उसको। जबकि पृथ्वी को कितने लगते हैं, 23 दशमलव कुछ घंटा नहीं, कुछ मिनट। ठीक है ठीक है, तो 23 घंटे लगते हैं, 24 घंटे जैसे हम बोलते हैं, जैसे लगते हैं दिन सीधे कितने 58, हम बोले कि 59 दिन लग जाते हैं सीधे। ये रहा आपका बुध ग्रह। अब देखेंगे शुक्र को। शुक्र सौर मंडल की परी कहा जाता है इसको, सौर मंडल की परी है, क्योंकि अत्यधिक चमकीला है। अत्यधिक चमकीला होने के कारण इसे सौर मंडल की परी कहा जाता है कि नहीं। जैसे पृथ्वी की परी कौन है मुर्गे। पृथ्वी की परी पापा की परी है पृथ्वी का वो तो उपग्रह है, परा है, चंद्रमा तो। ठीक है, इधर आ जाओ। इसी प्रकार सौर मंडल की परी कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है सौर मंडल की परी, क्योंकि इसका कलर भी यदि हम देखेंगे तो लगभग लगभग कैसा रहता है, एकदम से गोल्डन कलर होता है। कैसा कलर होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको कलर में दिखाई देने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है, इससे दरअसल गुलाबी कलर भी दिखाई देने लग जाता है। अब गुलाबी कलर दिखेगा तो परी तो कहलाएगा ना, ये है ना। इस ग्रह पर सर्वाधिक CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौर मंडल की परी कहते हैं कि भाई ये आ गया परी, है ना, घूमता फिरता रहता है। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे हम दम घोटने वाला ग्रह भी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति अब पाई जाएगी, जिसमें प्रेशर भरता जाएगा, ताप भरता जाएगा। जैसे आप कुकर लेते हो, कुकर में अगर आप नीचे से ताप देते जाओगे तो उसमें प्रेशर बनता जाएगा, और दाब प्रेशर जब बनेगा तो कोई भी उसमें अगर वस्तु आपने डाल रखी है तो वो क्या हो जाती है, पक जाती है, उबल जाती है। आलू डाल दो, हाँ, उड़द की दाल डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो भी आपको ठीक लगे है। और आपको कहते कि कोई एक ऐसा केस भी हुआ था जिसमें किसी एक मर्डर के द्वारा उसका मर्डर करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसमें प्रेशर कुकर में उबाल उबाल के कुत्तों को खिला दिए थे, जानवरों को। 8-10 कुकर पाए गए थे उसके पास में। हाँ, दिन भी बहुत लगे थे उसमें ऐसे करने में। तो भीषण चीज है भाई, सोच सकते हो आप सोचिए इंसान की मानसिकता कहां तक पहुंच चुकी है। इतने बीभत्स कृत्य करने के बाद भी मनुष्य ऐसा घूम रहा है, यूं जिंदा दिली दिखाते हुए। कैसे कर लेते होंगे लोग बाग ऐसे काम। मेरा तो खून देखते से ही प्लेट पे सराइज हो जाता अगर देख लूंगी किसी का खून निकल आया तो घबराहट होने लग जाती खून देखते से है? कमजोर से बात नहीं है, बस बता रहा हूं कि लोगों कितने कठोर होते हैं कुछ लोग हैं। ऐसा करने पे शर्म नहीं आती उनको, ऐसा करने पे दिल नहीं पसीजता उन लोगों। मुझे लगता है कि मेरे को ना सुन ले वो फिर अगला टारगेट मुझे कर दे। साइको किलर होते हैं वो, ऐसे सामान्य स्थिति वाले नहीं होते, समझना। जो वो ऐसे कृत्य करते हैं वो साइको किलर होते हैं, मतलब उन्हें एक प्रकार की बीमारी होती है इसलिए करते वो लोग। सामान्य व्यक्ति से कहा जाए कि किसी चीज को भाई काट दो, भाई नहीं काट सकता वो व्यक्ति, नहीं कर सकता वो चीज, लेकिन वो है मैं नहीं काटूंगा, मैं भाग जाऊंगा भाई उस जगह से, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, परिस्थिति अगर ऐसी बन जाएगी तो हो सकता है कभी कभी व्यक्ति ना चाहते हो भी कुछ ऐसे काम कर देता है जो परिस्थिति बस कराने होते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में, देखो एक चीज समझो, कोई भी व्यक्ति हो जो बहुत बुरा है, शुरुआत में वो बुरा नहीं होगा, ये हमेशा समझ लेना। कोई व्यक्ति जो अच्छा है वो शुरुआत में अच्छा नहीं होगा, ये हमेशा याद रखो। हर एक चीज के परिवर्तन होने के उसके साथ हुई घटनाओं के बहुत बड़े योगदान होते हैं।
उसके जीवन में घटित घटनाएं जो रहती हैं उनका उसके स्वभाव पर और उसके मस्तिष्क पर और उसके परिवेश पर बहुत असर होता है। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ बोलते हैं कि ठीक है तुम कर रहे हो, हमने भी ये काम करके छोड़ दिए। वो जो व्यक्ति शांत स्वभाव से बता रहा, अपने समय में वो भी वैसा ही था जैसा आप आज हो, मतलब वो खुखार व्यक्ति हुआ करता था, ऐसा मान के चलना चाहिए अपने को। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यक्ति समय के अनुसार बदल देता है, कुछ परिस्थितियां बदला देती हैं, और कुछ कहते हैं कि उसके समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। बचपन में आप लोग ऐसे थोड़ी थे, बचपन में तो आपको कुछ भी, सब केवल अपने आप अलावा कुछ नहीं दिखता होगा। आज का समय आपका बदल चुका है, आप परिवारजन, दोस्तजन, जो भी आपके रिश्ते नातेदार हैं उनको महत्व देने लगेंगे। लेकिन आप जो अभी लगभग बचपन वाला समय रहा होगा, उसमें केवल किसकी आपको फिक्र थी? किसी की नहीं थी। आपको खेलने, खाने और पढ़ने से मतलब था केवल। अब आपसे आज कहा जाए कि वैसे ही बन जाओ, तो नहीं बन पाओगे। बन जाओगे क्या? किसी से मतलब नहीं है अपने को, अपना ही केवल खाना पीना बस सोना, कुछ नहीं करना, बस अपना जो चाहिए वो चाहिए। आप आज नहीं, अगर आपको कुछ चीज चाहिए वस्तु, तो आप पहले ये देखो कि घर में क्या चीज नहीं है, पहले उसको लाया जाए। घर की चीजों को अपने आप बाद में देखा जाएगा। ये चीजें समझने लग जाओ। थोड़े और बड़े हो गए तो समय जैसा कहते कि जितना उम्र उतनी ज्यादा बुद्धि। आप जितनी उम्र को पार करते जाओगे आप में मैच्योरिटी आती जाएगी। समय के साथ हमेशा बुद्धि का विकास होता है। अब आप सोचो कोई 50 साल का व्यक्ति है और वो यदि आपसे कुछ बोल रहा है तो आपको उसकी बातें, अगर आप 18 साल के तो बेफिजूल क्या है, खा जा रहे, तुम थोड़ी जान सकते चीज को। हाँ ये सच है, बिल्कुल यही बोला जाएगा उसे, तुम थोड़ी समझोगे चीज, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम थोड़ी ना, बूढ़े पुराने आदमी, चलो हटो। लेकिन आप ये नहीं समझोगे कि उसकी उम्र तक जाने के बाद जो उसने अनुभव किया है तुम्हारी उम्र का, तो वो तुम्हें पहले से सचेत कर रहा है कि भाई ब्रेक लगा लो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। है ना? पर है आदित्य, कौन, क्या हो गया? हो जाने दो, तुम्हारे अंदर नहीं हुई, लेकिन मूर्ख कहेंगे अपने अंदर भी तो करो, उसके अंदर हो गई है। इधर आओ। तो प्रेशर कुकर जैसी क्या बनती है, उसमें स्थिति बन जाती है। वो सबसे शांत स्वभाव का लड़का लगता है मेरे को पूरी क्लास में, रबदेन। तो बाहर जाके क्या करता है वो, मदारी का खेल दिखाता है क्या? देखो आपको एक बता रहे, यही मैच्योरिटी है आपको, देखो यहीं पर समझ आ गई कि नहीं चीजों को। एक होता है आपको कहाँ कैसा व्यवहार करना, वो चीज होता है। भाई अपने आप में तो पता है कि कौन कैसा है। मेरा जो स्वभाव आप देख रहे हो, मैं यहां पर ऐसा हूं, घर पे ऐसा थोड़ी। मैं यहां जो बैठा हुआ हूं, जो ऐसा हूं, मैं दोस्तों के बीच में ऐसा थोड़ी हूं, नहीं हूं। पर परिवेश, स्थान और व्यक्ति को देखकर आप कैसा व्यवहार करते हो, यही आपके अंदर वाली मैच्योरिटी होती है। यही आपका व्यवहार होता है, यही आपका स्वभाव होता है कि आप कैसा व्यवहार, कैसा स्वभाव दिखा रहे हो। वरना बुरा अच्छा तो हर एक इंसान है। किसी के लिए मैं बुरा हूं, किसी के लिए अच्छा हूं, किसी लिए आप अच्छे हो, किसी के लिए बुरे हो, है कि नहीं? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, और कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं अच्छा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं ज्यादा, कोई ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए मैं बुरा हूं। भैया तो एकदम से पढ़ाते ही रहते, बुरा हो गया। तो अपने अपने बौद्धिक विकास के अनुसार व्यक्ति के सामने वो प्रस्तुत हो जाता है कि वो कैसा रहता है, और कुछ नहीं। अब देखो इसने बोल दिया कि भैया यानी कि हम बहुत विकास हो गया, यही तो है। यही तो है कि अभी समझ कम है चीजों की। आ जाओ चलो आगे आते हैं पंजर। तो दम घोटने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। यूं गला पकड़ता घोट देता, तो शुक्र करता है चीज। अब लेकिन हम एक नोट से पढ़ेंगे कि शुक्र ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा के बाद। क्योंकि भाई सूर्य सबसे ज्यादा चमकीला, उसके बाद चंद्रमा उसके दूसरे नंबर का चमकीला, लेकिन तीसरे नंबर का यदि कोई चमकीला ग्रह माना जाएगा तो कौन सा है आपका? शुक्र। ये भी चमकीला है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं भोर का तारा। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें चमक दिखाई देती है, इसलिए तारे के समान इसका रूप दिखता है, और ये चमकीला है, और हम जानते हैं कि तारा ही चमकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, दोनों नाम इसे कहा गया है। और ये पृथ्वी से बहुत समानता रखता है आकार में, गुणों में नहीं रखता, आकार में रखता है, इसलिए इसे बोला जाता है पृथ्वी की बहन, भगनी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी, सहोदया कहा जाता है, भगनी कहा जाता है, बहन कहा जाता है। ठीक है, आओ जो यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो आकार, व्यास एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, अतः इसे पृथ्वी की सहोदय या भगनी अथवा जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, या बहन भी। इसको भगनी मतलब बहन होता है। ठीक है,
बहन इसे कहा जाता है। यह अपने कक्ष पर उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ये बहुत भयंकर इंसान है। कहते हैं कि 2 नंबर का व्यक्ति है, एक दो दूसरे नंबर का ग्रह, और 2 नंबर के हमेशा उल्टे होते हैं, इसलिए हमेशा उल्टा चलता है। तो कभी पूछा जाए कि बताएं सौर मंडल के वह कौन से ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा में उल्टी दिशा में घूर्णन करते हैं, तो कौन सा है? एक तो है शुक्र, उधर से 2 नंबर वाला अरुण। अरुण और शुक्र जो है सारे चलते हैं ऐसे, यूं ये चलता है ऐसे कि हम उल्टे जाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए। तो ये उल्टे चलने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए इन पर सूर्य कहां से उगेगा? सूर्य कहां से उगता होगा? इस पर पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। बाकी हर एक ग्रह पर सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। यही देखा अपन। हाँ, पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, जिस कारण यहां सूर्योदय, सही तो लिखा है, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। हाँ, सारे ग्रह जो हैं, अन्य 6 ग्रह, वो पश्चिम से पूरब घूमेंगे तब। जैसे मान लो ये है सूर्य, ठीक है, ये है पृथ्वी। अब यदि ये पश्चिम से पूर्व घूमेगी तब जाके ना पूर्व आएगा ना पहले, तो इसलिए तो सूर्योदय कहां होगा? पूर्व में। और यदि ऐसा घूमेगी पूर्व से पश्चिम तो सबसे पहले क्या आएगा? पश्चिम। तो भाई पहले कहां पर होगा उदय? पश्चिम में। तो ये उल्टा घूमता है। अगर कभी पूछा जाए कि बताएं भाई जो पृथ्वी है वह कौन सी दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, तब जाके पूरब पहले आएगा भाई मेरे, ठीक है, याद रख लेना। ऐसा उल्टा होगा इसमें, ये नहीं कि पूरब दिशा से उगता है तो पूरब से ही घूमेगा, ये समझ लेना इस चीज को। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। सोचो जरा, सूर्य का चक्कर तो लगा लेगा ये 225 दिन में, यूं घूम कर बैठ जाएगा, लेकिन जब अपने तरह घूमने की बारी आएगी कि खुद घूमना है तो कितना समय लगा लेगा? 243 दिन में तो ये खुद घूमता है यूं करके, 243 दिन लग जाते हैं इसको। सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 225 दिन बैठ जाएगा, फिर भी घूमता रहेगा। तो सबसे ज्यादा ऐसा कहा जाता है घूर्णन काल इसी का है, खुद के अक्ष पर जो घूर्णन काल होता है वो इसी का माना जाता है। इस ग्रह पर एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है, ऐसा माना जाता है कि एक दिन जो रहेगा वो कितने दिन के बराबर होता है? 1 वर्ष के बराबर होता है। 1 वर्ष यानी कितने, हमारे कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब 365 से कुछ भी घटना है अपने को, मान लो इतना मान के चलेंगे, और पूरा एक घूर्णने में से कितना समय लगता है? 243 दिन, मतलब लगभग 1 साल का अपन इसको मान सकते हैं। तो इसका जो एक दिन होता है वो कितने बराबर होगा? 1 साल के बराबर ही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमेशा प्रकाश बना ही रहना है उस पर, तो धीरे 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 करते जाना है उसको। 243 दिन बाद ही तो उसको ऐसा होना है, फिर इसके बाद फिर यूं होगा, तो फिर लग जाएंगे 243 दिन। तो इस तरीके से इसमें एक दिन पूरा का पूरा 243 में होता है, इसलिए एक दिन 1 साल के बराबर माना जाता है कि भाई 1 साल के बराबर है पूरा का पूरा, ठीक है। अर्थात इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन और रात होती है। बुध तथा शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि भाई इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और मैगेलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुरू किया गया था, या माफ करना, मिशन के तहत शुक्र ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था, यानी शुक्र की जानकारी के लिए यह यान भेजा गया था जिसका नाम है मैगेलन अंतरिक्ष यान। यह शुक्र के पास भेजा गया ताकि उसकी जानकारी दे सके हम। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। अब भोर का तारा, सांझ का तारा, किसी का भी तारा कह लो, ये आपका यही रहेगा। भोर, दोपहर, सांझ और 3 पहर, कितने पहर होते? 4 पहर। चारों पहरों का जो तारा है वो कौन है? शुक्र है। अब आएंगे मंगल पर। अब आते हैं अपन मंगल वाले पर। मंगल एक ऐसा ग्रह है, कहते हैं जिसको शुरुआत में कहा गया था कि यह एक दानव ग्रह होता है। शुरुआत में जब इसकी खोज हुई या उससे पहले जो समय था, इसे एक दानव ग्रह के रूप में जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह एक दानव रूप का ग्रह है और इसीलिए इसका जो कलर है वो लाल है, क्योंकि लाल रंग अपन खतरे की निशानी मानते हैं। अपने तरफ तो लाल रंग दिख जाए तो अरे खतरा, यही होगा कि नहीं। और इधर जब लाल रंग दिखा तो कहा कि भाई ये जो ग्रह है ये एक दानव ग्रह है। परंतु फिर बाद में पता चला कि आयरन ऑक्साइड है इसके ऊपर, इसलिए इसका कलर कैसा है? लाल हो चुका है। तो
इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिस कारण यह लाल दिखाई देता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री अंश, और ये कितने अंश झुका हुआ है? अब देखो जरा, अपन ने पृथ्वी नहीं पढ़ा, सीधा मंगल पढ़ लिए कि नहीं भाई? अगर शुक्र के बाद पृथ्वी पढ़ना था, लेकिन पृथ्वी क्योंकि जिस पर हम रहते हैं उसका हमें पूरा डिटेल पढ़नी है, इसलिए ये ग्रह पर निपटा देंगे। उसके बाद फिर आएंगे पृथ्वी के ऊपर, जो हम पृथ्वी के शुरुआती दौर से लेकर जिसमें आपकी हर एक चीज, महाद्वीप वगैरह, महासागर वगैरह, हर एक चीज को पढ़ना होगा। इनको तो नहीं पढ़ना अपन को किसी प्रकार से, महाद्वीप है कि क्या है, पृथ्वी को ज्यादा डिटेल पढ़ना है, इसलिए हम लास्ट में पढ़ेंगे उसको, ठीक है? तो ये नहीं सोचे कोई कि भाई पृथ्वी रहेगी 30 नंबर की थी, आपने बताया नहीं तो गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं पढ़ा रहा मेरे प्रिय, बस हम उसको बाद में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से डिटेल समझ सकें, ठीक? तो क्या है आपका, कितने कहां गया, ये 25 डिग्री पर झुका हुआ, जिसपे क्या होता है कि इसमें ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर सर्दी, गर्मी और बरसात 3 मौसम आते रहते हैं, इस प्रकार इस पे भी होते हैं, तीनों मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। इसीलिए चंद्रमा के बाद या चंद्रमा से ज्यादा जो जीवन के अंश कहीं खोजे जा रहे हैं रहने के लिए, वो किस पे खोजे जा रहे हैं? मंगल पे खोजे जा रहे हैं। और मंगल पे खोजे जा रहे हैं इसीलिए क्या हुआ कि अभी कहते हैं कि नासा की तरफ से एक कपास का पौधा भेजा गया चंद्रमा के ऊपर कि यहां पर प्लांट सबसे पहले लगाए जाए। प्लांट्स जीवित हो सकते हैं कि नहीं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता कौन एक ग्रह पर जिस पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं, किस एक ग्रह पर अभी कपास का पौधा भेजा गया है? मंगल ग्रह पे इस पर भेजा गया कि भाई इस पर आसार देख लो कि अगर पौधे पनप जाएंगे तो सबसे पहले पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब पूरी होगी तब जाके तो जीव पहुंचेंगे वहां पर। आप लोगों ने अगर देखी हो ना, देखिए एक मूवी है अवतार मूवी, अवतार हॉलीवुड मूवी है अवतार। अब चूंकि वो तो 3 बन गई, प्रारंभ की मूवी अगर देखोगे सबसे पहली वाली अवतार मूवी, जिसमें उनके अवतार बनाए जाते हैं दूसरी दुनिया में रहने के लिए, बनाए जाते कि नहीं, वो जीव जो केवल वहां पर रह सकते थे। ऐसे मान के चलो पृथ्वी और मंगल ग्रह, हम मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले, और यदि हमें जाना है कहां पर? मंगल पर, तो उसके जैसा वातावरण में रहने वाले जीव बनना होगा। अब उस पर वातावरण अलग है, पृथ्वी का अलग है, ये हम सब जानते हैं भाई। किसी भी दूसरे ग्रह पे यदि आप जाओगे तो उसका वातावरण अलग हो जाता है, और इसका वातावरण यानी कि पृथ्वी का वातावरण अलग है, वायुमंडल अलग है, परिवर्तन अलग है, मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है, हर चीज अलग है। उधर जाने के बाद अलग रहेगा। तो सबसे पहले यही रिसर्च की जाएगी कि मंगल पर रहने के लिए किस प्रकार की वस्तुओं, किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है, पहले वो वातावरण उत्पन्न किया जाएगा, फिर जाके लोग बागों को वहां पर रहने की अनुमति होगी। तो कौन जाएगा सबसे पहले मंगल पर? सुशांत सिंह राजपूत का चांद पर है, मूर्ख कहेंगे मंगल पर नहीं। चांद पर जमीन के लिए उन्होंने प्लॉटिंग की थी, इधर नहीं रहे, नहीं तो क्या उनके परिवार जानते हैं। यहां आ जाओ, बस बात नहीं करना। देखिए इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। किसके अलावा? पृथ्वी के बाद दूसरे नंबर का अगर कोई ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है तो वो है मंगल ग्रह। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है, यानी कि लगभग इसका घूर्णन काल भी एक जैसा है। यानी कि अगर उसे घूमना हो, दिन रात वाली बात हो, तो पृथ्वी के समान इस पर परिवर्तन होता रहता है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, लगभग कि इसमें दुगना समय लगता है पृथ्वी के अलावा। तो अगर इस पर जाएंगे हम तो हमारा साल का समय बढ़ जाएगा। एक साल में जो 365 दिन होते हैं उधर जाके बढ़ जाएंगे, फिर आराम से काम करने का, हर एक चीज का ज्यादा समय मिल जाएगा। हाँ, उधर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर एक साल में 2 सिलेबस किए जाएंगे, 2 कक्षाएं पूरी कराई जाएगी। इधर आ जाओ, फिर आगे देखे। इस ग्रह पर पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह वो पर्वत है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर ले कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है। और निक्स ओलंपिया है तो कितना ऊंचा है, सोचो जरा। इतना ऊंचा है कि इसकी ऊंचाई लगभग 30,000 मीटर है। कितनी मीटर? जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 8,858 मीटर है, 8,848 मीटर है, ठीक है। इधर जाएंगे अपन तो देखो जरा, इसका कितना है, 30,000 है। तो जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा माना जाता है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत,
हिमालय, चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट बोलना। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट वो हिमालय है, और चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है जो, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एवरेस्ट पूरे पृथ्वी की, हम बात करें पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक, नेपाल में से, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये तो मंगल पे है। नेक्स्ट ओलंपिया कहां पड़ेगा? मंगल पे। अब देखो और भी देखें चीजें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी, मेंस लिखा है मैसी है, ओलंपस मैसी, ओलंपस मैसी इसी ग्रह पर उपस्थित है। अब सोचो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी मंगल पर, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पे। किस पे? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसका है? मंगल का, नाम है डिमोस। तो तीन चीजों में आपका मंगल ग्रह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता। एक चीज में और कि पृथ्वी के बाद दूसरे जीवन की जो संभावना किसी ग्रह पर है तो वो भी किस पर? मंगल ग्रह पे आपको देखने को मिलेगी। मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु नासा ने फिनिक्स मार्स लैंडर को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ये देखो फिनिक्स मार्स लैंडर, ये दरअसल मंगल ग्रह पर पहुंचा और मंगल ग्रह की छानबीन करने के लिए इसे भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? नासा। नासा कहां की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। आगे देखो, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था ये वाला लैंडर या ये वाला उपग्रह भेजा गया था कि इसकी जानकारी मिलती रहे। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हरिकोटा, श्री हरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 5 नवंबर सन 2013 को मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये बहुत इंपोर्टेंट है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जैसे MOM कहा जाता, मॉम कहा जाता है, मॉम। ठीक है, मम्मी को मॉम बोलते हैं ना इसमें, इसलिए इसको बोल सकते हैं मॉम, या मंगलयान का सफल परीक्षण या प्रक्षेपण किया गया था। जो प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के माध्यम से हुआ था। ये जो प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट हुआ करता था जो, उससे भेजा गया था, उसका नाम हुआ करता PSLV-C-25। ये किसका नाम था? रॉकेट का, जिससे क्या भेजा गया था? अपन ने मॉम को भेजा था। ठीक है, मार्स ऑर्बिट है, हाँ लगता ना, समय तो लगता ही उसको मंगलयान को पहुंचने में, और इसी को हम मंगलयान बोलते हैं। एक वो एक्टर है, नाम है अक्षय कुमार, उसने एक मूवी बनाई है मंगलयान, वो इसी पर हाँ, मिशन मंगलयान। ठीक है, ये आपकी इसी मंगलयान पे। अब देखिए, इसके माध्यम से ग्रह कक्षा में 24 सितंबर सन 2014 को पहुंचाए, और 14 में ही आए थे कौन? और जब वो आए थे तो उन्होंने खुशी मनाई थी कि देखिए हमारे आते से हमने मंगल ग्रह पर कदम रख लिया। उन्होंने आते से ही कहा था कि देखो, पहला कदम पृथ्वी पर पड़ते से ही प्रधानमंत्री के तौर पर उधर अपन ने मंगल पे कदम रख दिया। कितना हम शुभ माने गए। तो अब देखो जरा, इसके दो उपग्रह हैं। किसके उपग्रह? मंगल ग्रह के दो उपग्रह अपने को पढ़ने हैं। पहला आपका फोबोस, दूसरा है डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इसे सबसे छोटे उपग्रह का दर्जा प्राप्त है। तो बताओ सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताएं भाई पीछे बैठे हुए, बताओ सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताओ। अप्पू द एलिफेंट। नहीं पता? ले, ये तो भीगी बिल्ली निकली, एलिफेंट गलत बोल दिया इसको। बताया नहीं था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि एक उपग्रह है जिसको लिखा नहीं था मैंने उसमें कि ये प्राकृतिक उपग्रह है, एक कृत्रिम उपग्रह है, फिर बाद में मैंने लिख दिया था कि ये सौर मंडल का। हाँ सही बता रहे, कौन बोल रहा है आदमी गूगल पे देख के? सच में। सिवी नहीं डाल के रखा इसने, देख। ठीक है, तो कौन सा? गैनीमेड है। कौन सा है? रोका है रही अब, ठीक है, नहीं बता पाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। डेमोस नहीं रे मूर्खे, डीमोस है। ठीक है, तो डीमोस सबसे छोटा और गैनीमेड सबसे बड़ा। गैनीमेड कौन से ग्रह का है? बृहस्पति का। और डीमोस का है मंगल का। बस दो चीजें। सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया,
कौन से ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी कौन से ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के बाद दूसरे नंबर का ग्रह जिस पर जीवन के आसार पाए गए, मंगल ग्रह। पृथ्वी के समान जो दिन और रात का जो परिवर्तन होता है वो कौन से ग्रह पे होता है? मंगल पे ही होता है। मंगल ग्रह पर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अभी वर्तमान में कपास का पौधा भेजा गया है, तो वो भी कौन सा है? मंगल ग्रह। इतनी चीजें अपने को याद रखना है। इसके आगे की क्लास रहेगी कल, आप सब लोग जा सकते हो। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और सभी को मंगल भवन अमंगल हारी